राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ ईमानी नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में 2026 की चुनाव तैयारियां तेज। अमित शाह लेंगे फीडबैक। राज्य समिति के गठन और कैंपेन प्लान पर दे सकते हैं अंतिम दिशा। भारतीय नौसेना का अनोखा जहाज INSV कौंडिया पोरबंदर से मस्कत रवाना। प्राचीन व्यापार मार्ग पर 2 हफ्ते में करेगा समुद्री यात्रा। फतेहपुर धर्मांतरण मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। चर्चा में प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। ऊर्जा संवर्धन से बिजली आपूर्ति होगी ज्यादा मजबूत और स्मार्ट। डेटा आधारित सिस्टम देगा ओवरलोड। सबस्टेशन का पहले से संकेत। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, एससी ने लगाई कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक। बेटी ऐश्वर्या बोली CBI ने जानबूझकर चार्जशीट लगाई। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर यानी कि सोमवार कल पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर थे, जहां कोलकाता पहुंचे और 31 दिसंबर वहां रहेंगे। इसी दौरान शाह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को जायजा लेंगे। राज्य समिति के एक सदस्य मुताबिक गृह मंत्री पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा के साथ साथ बीजेपी की राज्य समिति के गठन को लेकर अंतिम सुझाव भी देंगे। इसके अलावा वो राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की पूरी कैंपेन रणनीति की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। खासकर उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिनके हाइलाइट्स किए जाना है। हालांकि नए साल के माहौल को देखते हुए अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान किसी भी सार्वजनिक रैली, रोड शो या जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। आज यानी कि 30 दिसंबर को 11:30 बजे शाह कोलकाता के होटल ऑल्ट एयर से मीडिया से मुखातिब करेंगे। बात करें जहां दोपहर 1:30 बजे होटल ऑल्ट एयर में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसी के अलावा कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा भी करेंगे, जहां वो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कत के लिए रवाना होने जा रहा है। यह बोट करीब 2 सप्ताह में मस्कत की यात्रा पूरा करेगा, जिसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए प्रस्थान करेगा। यह वही प्राचीन समुद्री मार्ग है जिसको होकर हजारों साल पहले व्यापार किया जाता था। INS कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तकनीकों से तैयार किया गया है। इसमें लकड़ी की तख्तों को किलो की बजाय नारियल के रेशों से बनी रस्सियों से सिला गया है और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग कर उन्हें जोड़ा गया है। यह जहाज भारत के समुद्र इतिहास, उत्कृष्ट कारीगरी और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अद्भुत और अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगा। यह जहाज 2 हफ्तों में मस्कट यात्रा पूरी करेगा और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए रवाना होगा। यह वही मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार हुआ करता था। तो ये कंसेप्शलाइज 2021 में किया था। उस समय एक अजंता का एक पेंटिंग देखा था, जो वो उस पेंटिंग की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें जो बोट थी वो 3 मास की थी, बहुत बड़ी मास की थी। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि भारत कई राज्यों से बड़े बड़े ट्रेडिंग कर रही थी। हमारे मर्चेंट्स इतने काबिल थे कि कई चीज़ें कर पा रही थी, कई तरह की ट्रेड्स कर पा रही थी और हमारे पास हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि हम काफ़ी कुछ ट्रेड करते थे। ये जो पिक्चर था उसको पहले मॉडल बनाना था और वो मॉडल बनाने के बाद लकड़ी का जहाज बनाना था। पहली कठिनाई थी नेवल आर्किटेक्ट को कि पिक्चर का जो मॉडल है उसको जहाज के मॉडल बनाना।
उस मॉडल से फिर लकड़ी के जहाज बनाने के लिए कारीगर ढूंढना, डिजाइन करना और एक काबिल शिपयार्ड को ढूंढना, इसमें काफी टाइम लगा। उसके बाद जब हमने ये कारीगर आइडेंटिफाई किए, वहां से लेकर हमारी स्पीड काफी बढ़ गई। सिर्फ 1.5 years, 1.5 साल में हमने जहाज को लॉन्च किया, नेवी में इंडक्ट किया, और जब लॉन्चिंग खत्म होने के बाद हमने हमारी क्रूज सेट कर दी और ट्रेनिंग शुरू कर दिया। सो ये जहाज में सेल करने से पहले इन्हें कारपेंट्री सिखा गया, रस्सियों का रिगिंग सिखाया गया, ये सब तैयार करके फिर हमने सेलिंग शुरू किया। तो सेलिंग भी आज के मॉडर्न सेलिंग वेसल्स जो हैं उससे काफ़ी अलग है। ये आज के सेलिंग वेसल्स के सेल्स ट्रायंगुलर शेप होते हैं, इसमें अगर देखो तो स्क्वायर सेल है। इसकी जो टेक्निक है, इसको सेल करना और जो मॉडर्न सेलिंग वेसल्स को ट्रेन करना, सेल करना, उसमें काफ़ी अंतर है। सो हमें काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं अनलर्न एंड लर्न अगेन, वो करना पड़ा। सो हम कई दिन कई रातें समंदर में सेल किए ट्रेनिंग करने के लिए, और ट्रेनिंग ही नहीं, हम हमारे अपने आप को सिखा रहे थे, क्योंकि ऐसी बोट सेल करने वाले आज कोई जिंदा नहीं है, 1500 साल पुरानी बात है। तो अपने आप को सीखना, अपने आप को प्रिपेयर करना, कुछ प्लान करते थे हम कि इस तरह से हम ट्रेन करेंगे, आज ये कोर्स में जाएंगे, ये टैकिंग करेंगे, ये जैबिंग करेंगे। फिर वहां जाके पता चलता था कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर अगले दिन आके फिर सेल करते थे, तो ये सब मॉडिफिकेशन करके हमको करना पड़ता था। एक ऐसा जहाज है जहाँ पे कोई जीपीएस नहीं है, कोई मशीन्स नहीं है, और एक ओमान जा रहा है, कितना दिन लगेगा, ये किस प्रकार का पूरा? हमारा अनुमान है कि 14 दिन लगेगा, 14 से 16 दिन का हमारा अनुमान है। पर आपने सही बोला, जीपीएस नहीं है या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सब अनुमान पे होगा। अच्छी हवा मिल गई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, हवा की डायरेक्शन बदल गई या हवा कम हो गया तो कुछ और दिन लगेंगे। पर पुराने ज़माने में भी यही होता था कि कुछ प्लान होता था, आगे पीछे करके तकरीबन पहुंच जाते थे। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी या किस प्रकार से? ये तो एक हमारे देश को एक दिखाने के लिए है कि ये क्या बोलते हैं, ये हमारी धरोहर है। अब आगे की सेलिंग इसके बाद इसके सक्सेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। सेलर और क्रू मेंबर इसके साथ? हमारे बोट में 4 ऑफिसर्स हैं, 13 सेलर्स हैं, और मिस्टर संजीव सन्याल भी हमारे इस एक्सपीडिशन के एक पार्ट हैं। सर, उनको किस प्रकार की उनकी सेवा ली गई थी यहाँ पे, क्या रोल रहा है उनका? तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उसमें उनके रिसर्च में ये स्टिच शिप का कंसेप्ट आया, कौंडिन्या का कंसेप्ट आया। तो उस कंसेप्ट को जो सूत्रधार कहते हैं, जो कंसेप्ट को ड्राइंग बोर्ड पे लाते हैं, वो उन्होंने किया। बता दें, आईएनएसवी कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की जगह नारियल के रेशों की रस्सियों से सिला गया है, साथ ही प्राकृतिक पदार्थों से जोड़ा गया है। कौंडिन्य पोत में पुराने इतिहास, शानदार कारीगरी और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अनोखा मेल है। तो जैसे आपने बताया, जैसे आपको आइडिया है इसका, अभी हम इट इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम। ये हम पास्ट में जा रहे हैं। ये 2000 साल पुराने जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम मेटल का यूज नहीं करते थे, जिसमें हमने ओनली वुडन प्लैंक्स एंड क्वायर से ये रोप बोट बनाई गई है। एंड क्योंकि हम अभी मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, तो हमने बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे हैं, जैसे लाइफ बोट्स रखी हुई हैं, बट देयर इज नो स्टैंड बाय इंजन, सो ओनली हम सेल्स पे जा रहे हैं। सर, किस प्रकार से आपकी भी ट्रेनिंग हुई? ये सेलर बोट है जहाँ पे कोई मशीन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, और यहाँ से आप सीधा ओमान जा रहे हैं। जी, तो सही बताया आपने। हम काफी प्रिपरेशंस के साथ जा रहे हैं। पहले हमने हार्बर में ट्रेनिंग की इस बोट पे, इस बोट को समझा, क्योंकि ये बोट कैसे बिहेव करेगी, हवा से, टाइड से कैसे बिहेव करेगी, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको समझा। फिर हमारी हिम्मत बढ़ी, हम थोड़े समुद्र में कुछ हम दिन बाहर सेलिंग करके आए, एंड देन वी हैव डन ओवरनाइट सॉर्टी। ओवरनाइट सॉर्टी मतलब आप 3-4 दिन कंटिन्यूस पानी में थे, तो उससे हमारा बोट अच्छा हैंडल हुआ है। अभी हमारा समझ बोट के बारे में बढ़ गया है, एंड नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये मस्केट वाला जर्नी कर सकते हैं। ये
बोर्ड की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? पूरी लकड़ी से बनी है तो किस तरह से है? तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से हमने बनाई है, तो कंफर्ट लेवल नहीं है इस बोट में। जैसे हम बोट के बारे में सोचते हैं कि लग्जरी होगा, तो लग्जरी नहीं है। हमारा बेसिक आप रहने सहने का भी देखेंगे तो बेसिक बहुत ही स्लीपिंग बैग्स लेके हम जा रहे हैं, जिसको हम यूज करेंगे सोने के लिए। खाना बनाने के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक जो है खाने बनाने की टेक्नोलॉजी है। अब एंड देयर इज नो फ्रिज ऑन द शिप, सो इफ यू नो, तो आपका फ्रेश राशन 3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो ओमान पहुँचते पहुँचते करीब 2 हफ्ते लग जाएंगे। जी। किस प्रकार की आपकी पूरी तैयारी? हाँ, तो सबसे पहले हमने पूरा पैसेज प्लान किया है। यहाँ से 650 माइल दूर है मस्कट, तो हम सोच रहे हैं 15 से 20 दिन लगेंगे। तो हमारी प्लानिंग इसी हिसाब से, क्योंकि विंड्स हमारी फेवरेबल हैं मस्कट जाने के लिए, एंड हमने चार्ट पे स्टडी किया है कि करंट्स भी फेवरेबल हैं, सो दैट शुड हेल्प अस। फतेहपुर जिले में कथित धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पादरी डेविड क्लेडविन, उसका पुत्र अभिषेक और कृष्ण गोपाल विश्वास शामिल हैं। आरोप है कि चर्च के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं और पुरुषों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में 3 आरोपियों को सहित 7 अज्ञात लोगों को एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की गई है। गुजरात में लगातार बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने ऊर्जा संवर्धन नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम रोजाना और रियल टाइम बिजली खपत से जुड़ा एकत्र करता है, जिसके आधार पर राज्य की बिजली आपूर्ति को बेहतर तरीके से समझा और नियंत्रित किया जा सकेगा। इस पोर्टल के माध्यम से सबस्टेशन, नए सबस्टेशन की आवश्यकता और फीडर बाइफरकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। डेटा आधारित निगरानी से यह पहले ही संकेत मिल जाता है कि किस क्षेत्र में बिजली नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है या भविष्य में अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत होगी। किसी सबस्टेशन के क्षमता सीमा के करीब पहुंचते ही सिस्टम अलर्ट देता है, जिससे समय रहते योजना बनाना संभव हो सकेगा। ऊर्जा संवर्धन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गुजरात सरकार बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत, स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। गुजरात में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, शहरों में भी और गांवों में भी। इसी बढ़ती जरूरत को बेहतर ढंग से संभालने के लिए गुजरात सरकार ने ऊर्जा संवर्धन नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ऊर्जा संवर्धन एक ऐसा ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो रोज और समय समय पर बिजली खपत से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है। इसी डेटा के आधार पर पूरे राज्य की बिजली आपूर्ति को और बेहतर तरीके से समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। इस पोर्टल के जरिए सबस्टेशन, नए सबस्टेशन की जरूरत और फीडर बाइफरकेशन से जुड़ी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। इससे अधिकारियों को बिजली नेटवर्क की स्थिति एक नजर में समझने में मदद मिलती है। વીજ વપરાશને ફોરકાસ્ટ કરી શકાય એ પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ આપણે બનાવ્યું છે, જેના થકી આ વેબ પોર્ટલમાં વીજ ઉત્પાદનથી માંડી અને ગ્રાહકો દ્વારા થતા વીજ વપરાશ સહિતનો તમામ ડેટા સંગ્રહિત કરવામાં આવશે અને ભવિષ્યની યોજનાઓનું અમલીકરણ એ ચાવીરૂપ સાબિત થવાનું છે। डेटा आधारित निगरानी से ये पहले ही पता चल जाता है कि किस इलाके में बिजली नेटवर्क पर दबाव पड़ रहा है और कहां आगे चलकर अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई सबस्टेशन अपनी क्षमता की सीमा के करीब पहुंचता है या तय स्तर पर काम कर रहा होता है तो सिस्टम संकेत देता है। इससे समय रहते भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है।
कोई सबस्टेशन ऐसा है कि वो अंडरलोडेड है, कोई सबस्टेशन ऐसा है ओवरलोडेड है। तो इस पैरिटी को दूर करने के लिए अगर कहीं ओवरलोडेड है तो वहाँ फीडर बाइफर्केशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पोर्टल पहले से आपको बता देगा कि हाँ यहाँ फीडर बाइफर्केशन की ज़रूरत है, तो वो सब डिवीज़न उस फीडर बाइफर्केशन की प्रोसेस इसी पोर्टल में करेगा। नए सबस्टेशन की ज़रूरत होगी तब भी ये पोर्टल आपको पहले से बता देगा कि भाई इस एरिया में नए पोर्टल की ज़रूरत है। डेटा आधारित योजना से बिजली नेटवर्क पर दबाव कम होता है और उपभोक्ताओं को स्थिर और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलती है। ऊर्जा संवर्धन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गुजरात सरकार बिजली व्यवस्था को और मजबूत, स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार बना रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले पर कहा, इस घटना से हम बहुत दुखी हैं। उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। शायद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट बनने के बाद दिल्ली में घटनाओं की संख्या कम हो गई है। यह मानसिकता या बीमारी सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है और इससे देश को नुकसान होता है। जागरूकता जरूरी है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देहरादून में हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चे के साथ जो घटना हुई है, मौत हो गई है, इससे हम लोग सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरीके से आक्रोश भी है। इसको एक घटना सिर्फ नहीं देखना चाहिए और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, पूरा देश को दुख होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में किसी बच्चे या किसी इंसान को उनका जात या उनका धर्म या उनका प्रदेश या उनको जैसे दिखता है उसका पहचान, उसके वजह से अगर मौत होते हैं या उसको अटैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो समाज का हर वर्ग को सोचना चाहिए। उत्तराखंड का सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू किया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ने भी बहुत सख्त कदम उठाया है और शायद 5 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली में जैसे व्यवस्था बनाया हुआ है दिल्ली पुलिस में, वैसे हर प्रदेश का जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, अगर वो कदम उठाए तो अच्छा रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में मंथन का दौर तेज हो गया। वहीं चुनावी नतीजों के आरजेडी के भीतर चल रहे असंतोष और गुटबाजी को तहत पर ला दिया गया है। अब सबकी नजरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिकी हैं, जिनके विदेश से लौटते ही पार्टी में बड़े फैसले होने की अटकलें तेज हो गई। बिहार चुनाव में मिली हार ने आरजेडी की संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही पार्टी के भीतर असंतोष की आवाजें तेज हो गई। कई नेताओं ने टिकट वितरण को गलत बताया तो कुछ ने संगठन की रणनीति पर सवाल खड़े किए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान कई नेता निष्क्रिय रहे। कुछ पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया है, जबकि कुछ नेताओं ने अंदर खाने विरोध कर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि अब संगठन के भीतर जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटने के बाद संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई, संगठनात्मक फेरबदल और अनुशासन सख्त करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ताओं का भरोसा दोबारा जीतना और पार्टी को एकजुट बनाना। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी में अहम फैसलों का दौर शुरू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीएमसी चुनाव 2026 पर कहा कि हमारी अपेक्षा है कि हमें 16 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई शहर में मराठी लोगों की आबादी 40% है और गैर मराठी करीब 60%। मराठी लोगों में 50% से ज्यादा वोट हमें मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन एक साथ आए तो महाविकास अघाड़ी के वोटों में फूट पड़ जाएगी और इसका फायदा महायुति के उम्मीदवारों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विकास की भूमिका रखी है। उनके कार्यकाल में देश को काफी विकास हुआ है। माहौल है कि महायुति को सत्ता में आना चाहिए। यहाँ का महापौर महायुति का ही बनेगा। एक तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास 78 लोगों के एप्लीकेशन आए थे
और 78 वार्ड के कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उसके बाद हमने ये इतनी सीट तो अपने को मिलेगी नहीं, इसीलिए हमने 26 लोगों का एक लिस्ट बनाया था और वो लिस्ट हमने अमित साटम जी को हमने दे दिया था, बीजेपी के हाई कमान के पास हमने दे दिया था। लेकिन बीजेपी शिवसेना की चर्चा अनेक दिन तक चलती रही और रिपब्लिकन पार्टी को चर्चा के लिए बुलाने की आवश्यकता थी। रिपब्लिकन पार्टी का कौन सी सीट लड़ना चाहती है, वहां क्या रिपब्लिकन पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है, तो इसके संबंध में कोई बिल्कुल चर्चा तो नहीं हुई थी, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता नाराज थे। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। इसी फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा, मेरे पिता ने अगर उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो आप मेरे पिता को फांसी दे दो। है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स हैं वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो वो फांसी दे दे। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।